नमस्कार जी, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार एफएम गोल्ड पर। मेरे सामने बहुत ही शानदार और मेहनती बच्चे लोग। तो प्यारे मित्रों, पिछला जो सेशन हुआ था अपना, उस सेशन में हम लोगों ने देखा था कि भैया आर्टिकल नंबर 12 पर चर्चा की थी और आर्टिकल नंबर 13 पर चर्चा की थी हमने। तो हम अपनी नोई और सीरीज को अब आगे बढ़ाते हुए चलते हैं कि भैया आर्टिकल 13 से हम लोग आगे बात करेंगे। तो मैंने आपको एक पॉइंट बता करके छोड़ा होगा आर्टिकल 13 में कि भाई आर्टिकल 13 में तीन सिद्धांत हैं। कितने सिद्धांत मैंने आपको बताए थे? 3 सिद्धांत है। एक तो पृथक्करणीयता का सिद्धांत है, दूसरा आच्छादन का सिद्धांत है, तीसरा है हमारा अधित्याग का सिद्धांत। तो कौन कौन से सिद्धांत हैं मित्रों? पहला पृथक्करणीयता का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। दूसरा है हमारा आच्छादन का सिद्धांत। आच्छादन का सिद्धांत। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। तीसरा है हमारा अधित्याग का सिद्धांत। डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर। मैंने आपको बताया कि आर्टिकल नंबर 13 में 3 सिद्धांत बताए। पहला पृथक्करणीयता का सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, दूसरा आच्छादन के सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। इसे दोस्तों आच्छादन के सिद्धांत को हम लोग ढक लेने का सिद्धांत भी कहते हैं। किसका? ढक लेने का। सिद्धांत। तीसरा अधित्याग का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर। तो प्यारे मित्रों, अब आप लोग समझिएगा। पहला हम लोग उठाते हैं पृथक्करणीयता का सिद्धांत को। ये तीनों उतार लें, उसके बाद देखें पृथक्करणीयता का सिद्धांत। देखिए, ये जो पृथक्करणीयता का सिद्धांत है, ये दोस्तों मूल तौर पर देखें तो आर्टिकल नंबर 13/2 पर लागू होता है। मैं बताया कि पृथक्करणीयता का सिद्धांत जो है वो आर्टिकल नंबर 13/2 पर क्या होता है? लागू होता है। और 13/2 क्या बात करता है? अरे प्यारे मित्रों, मैंने आपको आर्टिकल नंबर 13 पूरा पढ़ाया है ना। अरे भैया, आर्टिकल नंबर 13(1), 13(2), 13(3) आपको पढ़ाया हुआ है। तो अब मैं बात आपसे ये कर रहा हूँ, आर्टिकल 13/2 पर पृथक्करणीयता का सिद्धांत लागू होता है। तो 13/2 में क्या लिखा है? मैंने आपको बताया था कि राज्य संविधान पश्चात, यानी राज्य संविधान लागू होने के पश्चात ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा। प्यारे मित्रों, ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो कि मौलिक अधिकारों के साथ असंगत है। यदि मौलिक अधिकारों के साथ असंगत है या फिर वो उनका उल्लंघन करती है, तो वो विधि उस मात्रा तक सीमित कर दी जाएगी जिस मात्रा तक कि वह मौलिक अधिकारों का क्या कर रही है? हनन कर रही है या फिर उनसे विवादित है। मैंने आपको ये बात बताई होगी दोस्तों, ये बात आपको समझ में भी आई होगी कि भैया संविधान लागू होने के पश्चात राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो कि मौलिक अधिकारों के साथ क्या करती है भैया? विवाद करती है। यदि विवाद करती है तो वो विधि क्या कर दी जाएगी? शून्य कर दी जाएगी या फिर दोस्तों उस मात्रा तक सीमित कर दी जाएगी जिस मात्रा तक की वो मौलिक अधिकार के साथ असंगत थी। अब मेरा सवाल ये आपसे ये है कि भैया ये जो विधि थी, ये जो विधि है, राज्य द्वारा जो विधि बनाई जा रही है, कहाँ? संविधान लागू होने के पश्चात मान चलिए कि ये विधि बनाएगी। अरे पृथक्करणीयता के सिद्धांत समझे आप लोग?
मैंने बताया कि राज्य के द्वारा या विधायिका द्वारा, दोस्तों विधायिका द्वारा मान के चलिएगा एक विधि बनाई गई। विधायिका द्वारा ये विधि बनाई गई कब? 26 जनवरी 1950 के बाद, यानी कि संविधान लागू होने के बाद क्या बनाई गई? विधायिका द्वारा एक विधि बनाई गई। ठीक है, अब मैंने कहा कि ये जो विधि बनाई गई है और ये विधि जो है मौलिक अधिकारों के साथ मान के चलेगा। कुछ हिस्सा इसका मैंने बताया, कुछ हिस्सा क्या है मान चलेगा। आर्टिकल नंबर 17 का उल्लंघन कर दिया किसी हिस्से ने। मैंने कहा कि भैया विधायिका द्वारा कोई कानून बनाया गया, विधि बनाई गई संविधान लागू होने के पश्चात। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि उस विधि में मान के चलिएगा थोड़े से पोर्शन में आर्टिकल नंबर 17 यानी मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर दिया उस विधि ने। अब सवाल मेरा आपसे ये है प्यारे मित्रों कि वो विधि, अभी ये वाली जो विधि है ये विधि पूरी तरीका से खारिज कर दी जाएगी या फिर इस विधि का वो पोर्शन खारिज किया जाएगा जो कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है? क्यों दोस्तों? अरे भैया सवाल तो स्वाभाविक है ना। क्यों दोस्तों? मैंने आपसे कहा कि भैया मौलिक ये जो विधि बनाई गई है ये विधि पूरी तरीका से खारिज कर दी जाएगी या फिर इस विधि का उतना पोर्शन खारिज किया जाएगा जो कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है? प्यारे मित्रों, पूरी विधि खारिज नहीं की जाएगी बल्कि उस विधि का उतना, दोस्तों इतना, भैया इतना पोर्शन ही तो खराब था, इतने पोर्शन में तो दिक्कत थी, इतना ही ये पूरी विधि है, इस पूरी विधि के इतने पोर्शन में दिक्कत थी। इतना पोर्शन क्या था कि मौलिक अधिकार को उल्लंघन कर रहा था। आर्टिकल नंबर 17 का अस्पृश्यता के अंत की बात करता है ना, इसका उल्लंघन कर रहा था। हमने कहा कि भैया ये विधि पूरी तरीके से खारिज नहीं होगी, भैया ये विधि पूरी तरीके से खारिज नहीं होगी, लेकिन इस विधि का उतना हिस्सा हम निकाल देंगे। कितना हिस्सा? इतना हिस्सा हम लोग निकाल देंगे बाहर को, जितना हिस्सा की क्या कर रहा था मौलिक अधिकार के साथ असंगत है। अरे है ना है। लेकिन दोस्तों मान के चलिएगा कि इतना हिस्सा निकालने के बाद भी इस विधि की जो है वो मंशा पूरी नहीं हुई। भैया इस विधि की मंशा पूरी नहीं हुई। ये विधि तो ये चाहती थी कि पूरी तरीका से मौलिक अधिकार का हनन हो। क्या हो? पूरी तरीका से मौलिक अधिकार का हनन कर दिया जाए। तो उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे प्यारे मित्रों? मैंने कहा कि यदि इतना पोर्शन निकालने के बाद भी बात सही नहीं बैठती है तो फिर क्या होगा कि इस विधि की मंशा यह है कि भैया पूरी तरीका से मौलिक अधिकार को खत्म कर दो। फिर आप उस परिस्थिति में क्या करेंगे? अभी भी उतने पोर्शन को निकालेंगे या फिर पूरी विधि को ही समाप्त कर देंगे? तो दोस्तों अब हम पूरी विधि को ही समाप्त कर देंगे, क्योंकि भैया मंशा ही क्या है, मंशा ही अधूरी रह गई उसकी। तो मंशा ही इस विधि की अधूरी रह गई, क्योंकि ये तो विधि पूरे मौलिक अधिकार का उल्लंघन करना चाह रही है ना। अरे इतने था, इतने से बात ना बनी, ये तो भैया पूरे का करना चाह रही है, तो क्या कर देंगे? पूरी विधि समाप्त कर देंगे। अरे जब ये तो दोस्तों 13 क्लॉज 2 कहता है कि संविधान पश्चात यदि राज्य ऐसी कोई विधि बनाता है जो कि मौलिक अधिकार के साथ क्या है, असंगत है, तो वह विधि उस मात्रा तक सीमित कर दी जाती है। दोस्तों उस मात्रा तक सीमित कर दी जाती है जिस मात्रा तक की वो मौलिक अधिकार के साथ असंगत है। अरे ये बात समझ में प्यारे मित्रों? अभी कुछ दिन पहले की बात है मित्रों, मेरी बात समझिए ध्यान से। मैं एक आपको रिसेंट का उदाहरण दूं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, गुजरात सरकार ने कोई कानून बनाया शादी विवाह से संबंधित। तो उस कानून में उन्होंने कहा कि भैया जो व्यक्ति अलग धर्म में शादी करेगा और शादी करने के बाद धर्म परिवर्तन करेगा वो क्या है, वो गैर कानूनी है, वो गैर कानूनी है। गुजरात सरकार ने कहा भाई एक बात बताओ, शादी करने का आपका मौलिक अधिकार, धर्म परिवर्तन का आपका मौलिक अधिकार। मैंने कहा कि शादी करने का आपका मौलिक अधिकार है, धर्म परिवर्तन करने का आपका अधिकार है। तो भैया जब मियाँ बीवी राजी तो बीच में क्या कर रहे हो काजी? ए भैया जब एक बात बताओ, जब मियाँ बीवी राजी हैं तो बीच में काजी क्या कर रहा है फिर? तो गुजरात हाईकोर्ट ने क्या करा, सरकार के उस इतने कानून को क्या कर दिया, खारिज कर दिया। कितना कानून? जितना कानून मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा था। आ रही है बात समझ में? तो प्यारे मित्रों इसमें लिखिएगा, इसमें लिखें आप लोग पृथक्करणीयता के सिद्धांत में
कि विधायिका द्वारा बनाई गई कोई विधि यदि मौलिक अधिकारों के साथ असंगत है या विवाद करती है तो उस विधि का उतना हिस्सा खारिज किया जाएगा जितना हिस्सा मौलिक अधिकारों के साथ असंगत था तथा तब भी इस विधि की मंशा पूरी नहीं हुई तो संपूर्ण विधि को भी खारिज किया जा सकता है। मैंने आपको कितनी बात बताई प्यारे मित्रों, मैंने आपको बताया कि भैया विधायिका द्वारा कोई कानून बनाया गया, यानी कि विधायिका द्वारा कोई विधि बनाई गई, यदि वो विधि मौलिक अधिकारों के साथ असंगत है तो दोस्तों वो विधि पूरी तरीक़ा से खारिज नहीं होगी, बल्कि उस विधि का उतना हिस्सा खारिज किया जाएगा जितना हिस्सा की मौलिक अधिकार के साथ असंगत था। यदि दोस्तों उसकी मंशा पूरी नहीं होती है तो वो विधि पूरी तरीक़ा से भी खारिज की जा सकती है। ठीक है, ये था आपका पृथक्करणीयता का सिद्धांत, यह आपका पृथक्करणीयता का सिद्धांत। ठीक है मित्रों, अगला है हमारा आच्छादन का सिद्धांत। आच्छादन का सिद्धांत। प्यारे मित्रों, आप लोग सहयोग कीजिए एफएम गोल्ड का, और हम आपके सहयोग में कोशिश करेंगे कि कुछ बेहतर से बेहतर कर सकें। अगला है हमारा आच्छादन का सिद्धांत। आच्छादन या ढक लेना का सिद्धांत। आच्छादन या ढक लेने का सिद्धांत। ठीक है मित्रों, देखिए आच्छादन या ढक लेने का सिद्धांत जो है, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स जो है, ये मूल तौर पर लागू होता है तेरे क्लॉज 1 पर। देखिए तेरे क्लॉज 2 आपको पहले समझ में आ जाता है, इसलिए मैंने पृथक्करणीयता के सिद्धांत बता दिया। अब मैं बात कर रहा हूँ तेरे क्लॉज 1 पर। तेरे क्लॉज 1 पर मैं बात करूँ प्यारे मित्रों, तो तेरे क्लॉज 1 क्या बात करता है भैया? तेरे क्लॉज 1 बात करता है कि संविधान पूर्व जो विधियां हैं,
भैया संविधान लागू हुआ 1950 में, और 1950 से पहले भी तो कुछ ना कुछ विधियां थी भैया। 26 जनवरी 1950 में क्या हुआ, हमारा संविधान लागू हुआ। और उससे इससे पहले भी तो कुछ ना कुछ विधियां थी। अरे थी ना, थी, इससे पहले भी तो विधियां थी। इसके बाद आए ना भाग 1, भाग 2, भाग 3, इसके बाद आए। अरे आए ना आए, बिल्कुल आए। तो अब मैं ये बात कर रहा हूँ प्यारे मित्रों आपसे कि भैया तेरे क्लॉज एक बात करता है कि संविधान पूर्व जो विधियां हैं, वो विधियां यानी संविधान पूर्व विधियां यदि मौलिक अधिकारों के साथ असंगत हैं तो वे विधि उस मात्रा तक सीमित कर दी जाती हैं जिस मात्रा तक कि वो क्या करती हैं, मौलिक अधिकारों के साथ विवादित थी या फिर असंगत है। ठीक है, ये बात आप लोग जानते हैं। लेकिन प्यारे मित्रों आप लोग एक बात ध्यान में डाल करके रखिएगा आच्छादन के सिद्धांत में ही, कि आप लोग ऐसे ना समझें, आप लोग ऐसे ना समझें कि संविधान लागू होने के पश्चात, संविधान लागू होने से पहले की जो विधियां थी वो विधियां मर गई हैं, वो विधियां मृत हो गई हैं। आप लोग ऐसा ना समझें। मैंने आपसे बताया कि भैया संविधान पूर्व यदि कोई विधि मौलिक अधिकार का हनन करती है, उल्लंघन करती है, तो वो विधि क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है, या फिर दोस्तों उस मात्रा तक सीमित हो जाती है जिस मात्रा तक कि वो मौलिक अधिकार के साथ विवादित थी। ठीक है, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि संविधान लागू होने के बाद, भैया ये तो बाद में आए ना, भाग 1, भाग 2, भाग 3। अब संविधान लागू होने से पहले की जो विधियां थी वो आप ऐसे ना समझे वो विधि मर गई हैं, वो विधि मृत हो गई हैं, ऐसे ना समझे आप लोग। बल्कि दोस्तों संविधान लागू होने के पश्चात जो भाग 1, 2, 3 आए हैं, उन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने संविधान पूर्व जो विधियां थी उनको क्या कर लिया है, ढक लिया है। क्या कर लिया है, ढक लिया है, ढक लिया है। अरे ढक लिया भैया। अब दोस्तों एक बात और लगाओ दिमाग में आप लोग, अरे एक बार सोचो कि एक मान के चलो कि मौलिक अधिकारों ने संविधान पूर्व जो विधियां थी वो उनको ढक लिया है। ठीक है जी, अगर गुरुजी मौलिक अधिकार में ही संशोधन कर दे तब, ए भैया इधर ध्यान दो, हमने कहा कि संविधान के भाग 3 यानी मौलिक अधिकार ने संविधान पूर्व विधियों को ढक लिया है, मतलब उनको आच्छादित कर लिया है, ढक लिया है। तो एक बात बताओ, हमने कहा कि यदि मौलिक अधिकार में ही हम संशोधन कर देते हो और मौलिक अधिकार के उस प्रावधान में हम संशोधन कर दें जिसकी वजह से वो विधियां ढकी हुई है, जिसकी वजह से वो विधियां ढकी हुई थी, तब क्या होगा दोस्तों, तब दोस्तों ऐसी परिस्थिति में वो विधियां स्वतः ही लागू हो जाएंगी, वो विधियां स्वतः ही लागू हो जाएंगी। विधानमंडल को कोई नया कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है, कोई नया कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। अरे इतनी बात समझ में आ रही है मेरी दोस्तों? इधर देखिए, मैंने कहा कि भैया संविधान पूर्व जो विधियां हैं उनको आप लोग ऐसा ना समझें कि भैया वो विधि मर गई हैं या मृत हो गई हैं, बल्कि मौलिक अधिकारों ने उन विधियों को ढक लिया है, आच्छादित हो गए हैं, ग्रेड लग गया मौलिक अधिकारों को उनके ऊपर। जैसे मान चलो ये संविधान पूर्व विधियां थी, भैया ये संविधान पूर्व विधियां हैं, है ना, ये क्या है, संविधान पूर्व विधियां हैं, संविधान पूर्व विधियां थी। ठीक है भैया, ये संविधान पूर्व विधियां हैं, है ना। अब मौलिक अधिकारों ने क्या करा, इन विधियों को ढक लिया। ए भैया इधर ध्यान दो कि मौलिक अधिकारों ने इन विधियों को ढक लिया। अरे ढक लिया ना, ढक लिया किसने, मौलिक अधिकारों ने। अब मैंने कहा कि मौलिक अधिकारों में यदि हम संशोधन करते हैं और मौलिक अधिकार के उस प्रावधान में हम संशोधन करते हैं जिस प्रावधान की वजह से वो विधियां क्या थी, ढकी हुई थी, तो मैंने आपको बताया कि वो विधि स्वतः ही लागू हो जाएगी, क्योंकि भैया फिर अरे अब तो जगह मिल जाएगी ना, अब तो जगह मिल जाएगी, फिर वो विधि स्वतः ही लागू हो जाएगी। विधानमंडल द्वारा नया कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है मित्रों। अरे अब तो आगे ना आगे समझ में, अरे दोस्तों भेजे में घुसा, अरे विनोद भेजे में घुसा आपने, विनोद ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों, अगर ये कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ गए तो दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए मैं कॉन्सेप्चुअल आपको पढ़ा कर लेकर चल रहा हूँ और फैक्चुअल भी आपको पढ़ा कर लेकर चल रहा हूँ, ताकि मेरी तरफ से आप कोई भी भारत में कोई भी एग्जाम दीजिएगा उससे आप बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको देखने को। और ये जो सीरीज चल रही है यूपी पीसीएस आरओ के लिए चल रही है, नो योर सीरीज स्पेशली सॉरी
तो आपको ये बात समझ में आई होगी। अरे आई नहीं, ये दोबारा बताऊं दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझें आप लोग। एक बार और बता रहा हूँ, देखें मैंने आपको बताया भैया संविधान पूर्व जो विधियां थी वो विधियां मौलिक अधिकारों के साथ यदि यदि असंगत है वो विधि उस मात्रा तक सीमित कर दी जाती है जिस मात्रा तक क्या करती है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। ये बात तेरे क्लॉज 1 बात करता है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि भैया आप ऐसा ना समझा कि वो विधि मर गई है मौलिक अधिकार के आने के बाद, वो विधि मृत नहीं होती है, बल्कि मौलिक अधिकार उस विधि को ढक लेते हैं, मौलिक अधिकार का ग्रहण लग जाता है उन विधियों पर। और यदि मौलिक अधिकार में क्या होता है, संशोधन होता है, या फिर मौलिक अधिकार के उस प्रावधान में संशोधन होता है जिस प्रावधान की वजह से वो विधियां ढकी हुई थी, तो दोस्तों वो विधियां स्वतः ही क्या हो जाती हैं, लागू हो जाती हैं विधानमंडल द्वारा, और नया कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि भाई कोई एक मान चलो एक घर है, इमेजिन कीजिएगा अपने दिमाग में, एक ऐसा उदाहरण आपको दे रहा हूं मैं, आप लोग अपने दिमाग में इमेजिन करो। मान चलो कोई घर है, कोई घर है ना, उस घर में भूत रहते, भूत क्या रहते हैं, उस घर में भूत रहते हैं। अरे भूत भूत कुछ ना कर रहे, विनोद डरे मत, अरे डरे मत, क्लास वाला छोड़ के मत चला जाइए। अरे विनोद देख, मैंने कहा कि एक घर है, उस घर में क्या है, बहुत सारे भूत रह रहे हैं, क्या रहे हैं, काफ़ी सारे भूत रह रहे हैं। अब उस घर के आगे 2-3 चौकीदार रह रहे हैं, मान चलो 4 चौकीदार हैं, एक घर है, मान चले ये घर है, ये क्या है भैया, ये घर है, ठीक है, यहाँ इसका दरवाज़ा है, और इस दरवाजे के आसपास एक आदमी ये है, एक आदमी ये है, एक आदमी ये है, एक आदमी वो है, ठीक है, समझ रहे मेरी बात ना। तो ये जो घर है, ये घर क्या है, ये घर को मान लेते हैं हम संविधान पूर्व विधियां, संविधान पूर्व विधियां हम इसको मान ले रहे हैं, ठीक है। और ये जो 4 आदमी है, ये जो 4 आदमी पहरेदारी कर रहे हैं इन भूतों की, इनके लिए मान ले रहे हैं हम, क्या मान रहे हैं, इनके मान रहे हैं मौलिक अधिकार, मौलिक, ये क्या है, ये मौलिक अधिकार है, ठीक है। इतनी बात आप तो ध्यान रखेंगे। मैंने कहा कि ये घर है, घर में भैया तमाम भूत रह रहे हैं, और ये क्या है, ये 4 आदमी ये पहरेदारी कर रहे हैं इन भूतों की, भैया निकल कर भाग जा कोई सा, ठीक है। अरे बात समझते रहे हो। तो ये जो 4 आदमी, मान के चलो ये 4 आदमी हट गए, मान के चलो दोस्तों ये 4 आदमी, क्या कोई भैया कोई पानी पीने चला गया, कोई खाना खाने चला गया, कोई समोसे लेने चला गया, ये चारों आदमी हट गए। और जैसे ही ये चारों आदमी हटे, मतलब जैसे ही मौलिक अधिकार हटे, दोस्तों सुनती रहेगा, जैसे ही मौलिक अधिकार हटे, अब तक क्या था कि मौलिक अधिकार, ये जो 4 आदमी मौलिक अधिकार है, इन 4 आदमी ना मौलिक अधिकार ने इन विधियों को ढका हुआ था, इन भूतों को ढका हुआ था। जैसे ही ये बाहर चले गए, अब तो भैया छूट मिल गई, ये भैया अब तो छूट मिल गई, किनको, इन भूतों को, इन संविधान पूर्व विधियों को। ये क्या हो जाएगा, अब देखो ओहो कौन सा आदमी आ रहा है सामने, कौन सा आदमी आ रहा है सामने, कौन सा आदमी आ रहा है सामने, ओ आजा आजा आजा, चिपट जाएंगे, चिपट जाएंगे, फाड़ देंगे भैया उसे। क्या हो गया, मैंने कहा कि भैया वो विधियां क्या हो गई, एक्टिव हो गई, वो विधियां एक्टिव हो गई, स्वतः ही लागू हो गई, उन्हें लागू करने की जरूरत ना पड़ी, ठीक है। आप लोगों को बात समझ में आई। और दोस्तों एक बात और मेरे ध्यान रखें यहाँ से, कि जो संविधान पूर्व जो मामले थे, जो संविधान लागू होने से पहले के जो मामले थे, 26 जनवरी 1950 से पहले के जो मामले थे, उन मामलों के लिए संविधान पूर्व विधियां ही लागू रहती हैं, ठीक है। ये बात आप लोग नोट डाल करके लिखिएगा। तो लिखें जरा आच्छादन के सिद्धांत में, दोस्तों ऐसे ही समझा करें आप लोग। अरे तो आप लोगों को भूत भुतरिया की फिल्म ज़्यादा पसंद आ गए है ना, तो भूत भुतरिया के मैं उदाहरण से आपको समझा देता हूँ, ठीक है। देखो जितनी आसान भाषा में आप लोग समझोगे उतना ही बेस्ट है, उतना ही बढ़िया। वरना दोस्तों सैद्धांतिक भाषा ऐसी होती है कि अच्छे अच्छों को समझ में नहीं आती हैं। देखें लिखें जरा इसे, आच्छादन के सिद्धांत में लिखें, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स में लिखें। लिखें कि संविधान पूर्व विधियां, संविधान पूर्व विधियां संविधान लागू होने के पश्चात
मैंने कहा कि भैया संविधान पूर्व विधियाँ संविधान लागू होने के पश्चात मृत नहीं होती हैं, मृत नहीं होती हैं, नहीं होती हैं, बल्कि संविधान के मौलिक अधिकारों ने उन विधियों को ढक लिया संविधान पूर्व विधियाँ संविधान लागू होने के पश्चात मृत नहीं होती हैं, बल्कि संविधान के मौलिक अधिकार उन विधियों को ढक लेते हैं और यदि मौलिक अधिकारों के उस प्रावधान में संशोधन किया जाए जिसकी वजह से संविधान पूर्व विधियाँ ढकी हुई थीं तो वे विधियाँ स्वतः ही लागू हो जाती हैं। मैंने आपको बताया कि भैया संविधान पूर्व जो विधियाँ थीं वो संविधान लागू होने के पश्चात मृत नहीं होती हैं, बल्कि संविधान द्वारा या फिर दोस्तों मौलिक अधिकारों द्वारा उनको ढक लिया जाता है। और यदि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जाता है और मौलिक अधिकारों को उस प्रावधान में संशोधन किया जाता है जिसकी वजह से वो विधियाँ ढकी हुई थी, तो दोस्तों वो विधियाँ स्वतः ही लागू हो जाती हैं। जैसा कि मैंने आपको एक घर का उदाहरण दिया जिसमें भूत थे, आदमी थे 4, ठीक है। तो आप लोग समझा करें, एक नोट डाल करके एक और लिखें, नोट डाल करके आप लोग लिख लीजिएगा क्योंकि मार्कर में थोड़ी कम है। तो लिखें आप लोग कि संविधान पूर्व मामलों के लिए, लिखें संविधान पूर्व मामलों के लिए, संविधान पूर्व मामलों के लिए संविधान पूर्व विधियां ही लागू रहती हैं। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग नोट करें। ठीक, अगला आता है हमारा अधित्याग का सिद्धांत। अधित्याग का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर। अधित्याग का सिद्धांत अधित्याग का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर। ठीक है दोस्तों, तो अधित्याग के सिद्धांत में दोस्तों मैं आपको बताऊं कि एक बार की बात है कि भारतीय न्यायपालिका के समक्ष एक प्रश्न उठा। भारतीय न्यायपालिका के समक्ष दोस्तों एक प्रश्न उठा कि जिस प्रकार
जिस प्रकार से अमेरिका के लोगों को मौलिक अधिकार त्यागने का अधिकार है। प्यारे मित्रों, बात समझते रहिएगा कि एक बार भारतीय न्यायपालिका के समक्ष एक प्रश्न उठा कि जिस प्रकार से अमेरिका के लोगों को मौलिक अधिकार को त्यागने का प्रावधान है। दोस्तों, मौलिक अधिकार को त्यागने का प्रावधान है अमेरिका में कि मौलिक अधिकार त्याग सकता है अमेरिका का नागरिक कोई भी, उसकी इच्छा है, उसकी इच्छा है। तो क्वेश्चन ये उठा कि क्या भारत में भी मौलिक अधिकारों को त्यागने के प्रावधान है? मतलब दोस्तों, क्या भारत का नागरिक मौलिक अधिकार त्याग सकता है क्या? ये सवाल उठा भारतीय न्यायपालिका के समक्ष। तो दोस्तों, भारतीय न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार त्यागने का अधिकार नहीं है। क्यों? उसने जवाब दिया कि भैया भारत की जो जनता है अधिकतम क्या है? अधिकतम अशिक्षित जनता है। अशिक्षित जनता शुरू से रही और अब भी अधिकतम अशिक्षित जनता है। तो ये जो अशिक्षित लोग हैं, इनके अंदर इतनी अभी तार्किक भावना उत्पन्न नहीं हुई है। इनके अंदर तो अभी भैया कूट कूट का राष्ट्रवाद की भावना भरी हुई है। अभी तक क्या है? कूट कूट का राष्ट्रवाद की भावना भरी हुई है। और ये राष्ट्रवाद के चक्कर में, राष्ट्रवाद के चक्कर में ये कर सकते हैं, ये अपने ऊपर किसी भी एक दल को हावी होने दे सकते हैं, आराम से होने दे सकते हैं। और हो सकता है वो दल जो है ज़्यादा बहुमत पा जाए, और ज़्यादा बहुमत पाने के बाद क्या हो सकता है भैया? निरंकुशता की ओर वो अपने शासन चलाने लगे, निरंकुशता की तरह, निरंकुश व्यक्ति की तरह अपने शासन चलाने लगे। और जब निरंकुश की तरह अपने शासन चलाएगा, निरंकुश शासक की तरह अपने शासन चलाएगा, तो हो सकता है कि भैया जो दल जीता है, जिसे ज़्यादा बहुमत मिला है, वो तो लोगों के मौलिक अधिकारों को भी हनन कर सकता है। अरे कर सकता नहीं कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों का भी हनन कर सकता है वो व्यक्ति, मतलब जो शासक है। कर सकता नहीं कर सकता है? दोस्तों बिल्कुल कर सकता है। और ये जो भारतीय नागरिक है ये करवा भी सकते हैं। दोस्तों, ये जो भारतीय नागरिक है ये करवा भी सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर अभी इतनी समझ नहीं है, इनके अंदर इतनी समझ नहीं है। दोस्तों आज़ादी के 75-76 साल बाद भी हम लोग स्वतंत्रता को नहीं समझ पाए। हम लोग दोस्तों स्वतंत्रता को नहीं समझ पाए, तो हम लोग क्या समझेंगे? तो ये लोग छिनवा सकते हैं आसानी से। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये जो पिटीशन गई थी सुप्रीम कोर्ट के पास, ये ले जाने वाला और कोई व्यक्ति नहीं था, ये ले जाने वाला एक वकील ही था। एडवोकेट साहब लेकर जा रहे हैं ऐसी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के पास। क्या मौलिक अधिकारों को त्यागो जा सके है जी भारत में? ए भैया, ऐसा है सकेगा? लगा दी झाड़ सुप्रीम कोर्ट ने। तो दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता। भारत में भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार त्यागने का कोई अधिकार नहीं है, न्यायपालिका द्वारा स्पष्ट रूप से कह दिया गया। ठीक है प्यारे मित्रों, ये तो है हमारे 3 सिद्धांत। ये हमारे कौन कौन सिद्धांत देखे हमने? पृथक्करणीयता के सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, और आच्छादन का सिद्धांत या ढक लेने का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। अगला देखा हमने अधित्याग का सिद्धांत, डॉक्टर ऑफ बेवर। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे आर्टिकल नंबर 14 से हम लोग शुरुआत करेंगे, यानी समानता के अधिकार से हम लोग शुरुआत करेंगे। ठीक है प्यारे मित्रों, आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।